फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसके पहले हम लोग SN1 पढ़े थे। तो SN2 क्या है आइए जानते हैं। SN1 में हम लोग पढ़े थे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ करता था और उसे हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं। यहां पे जान लीजिएगा कि SN2 में क्या होता है। SN2 में सबसे पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिपेंड्स upon the both, that is substrate and nucleophile known as SN2 रिएक्शन। तो ऐसा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोगों को लेना होगा जिसका रेट जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड है। SN1 में आपने ये पढ़ा था कि उसका जो रेट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता था। यानी यहां पे ये बात कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दोनों का अगर हम लोग पावर देखें, कंसंट्रेशन का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं होगा हमेशा, ये तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा। साथ में इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि पावर 1 1 2 हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। आइए इसका एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं कि ये हम SN2 के लिए कौन सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं CH3Cl प्लस NaOH, और ये रिएक्शन बनाएंगे यहां पे, तो बनेगा CH3OH प्लस यहां पे NaCl निकलेगा। क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां पे OH माइनस जो है, OH जो है ये माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल आपस में सब्स्टिट्यूएट हो रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएट हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब चूंकि यहाँ वाटर नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं वाटर नहीं है, और इसके रेट जब हम लोग इसका लेते हैं तो NaOH का पूरा भाग इस रिएक्शन में होता है। मतलब कि NaOH जो है इस रेट पर प्रभाव डालता है। अतः इसको हम लोग अगर लिखते हैं R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को जानेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि ये NaOH क्या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या NaOH भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ये नहीं लेगा तो SN1 हो जाएगा, लेकिन अगर ये ले रहा है तभी तो SN2 है। तो इसके मैकेनिज्म की तरफ हम लोगों को जाना होगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है पहले जानते हैं। इसके मैकेनिज्म में पहले 1-2 पॉइंट जान लीजिएगा। इसका मैकेनिज्म 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है ना, यानी मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस 1 स्टेप, टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में होता है। और एक और चीज जान लीजिएगा, इसमें ये बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों ही क्रियाएं एक साथ होती है। यानी इसमें हम एक और बात लिख लेते हैं कि
in this reaction the bond formation and the bond formation and the bond breaking both are simultaneously दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। इन एक और बात जान लीजिए, इन ट्रांजिशन स्टेट, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर और वो ट्रांजिशन स्टेट में होती है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट समझ रहे हैं, ऐसा स्टेट जो सेकंड के 10वां हिस्सा में आता है, ठीक है, सेकंड के 100वां हिस्सा में आता है, सेकंड के जो इतने कम समय में ये प्रक्रियाएं होती है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो दो बातें यहां पे क्लियर है, एक कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही क्रियाएं एक साथ होगी, दूसरा है कि ये रिएक्शन जो होगा 2 स्टेप में नहीं होगा, 1 स्टेप में होगा। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका पूरी मैकेनिज्म। इसको मिटाना होगा क्योंकि पूरी यहाँ पे कंपाउंड बनाना पड़ेगा, इसका फिगर बनानी पड़ेगी। मिटाए इसको, ठीक है, मिटाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए अब देखते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ इस रिएक्शन में कैसे होता है। तो हम लोग यहां पे लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को हम यहां पे जो लेंगे H और फिर यहां पे हो जाएगा ये H। यहां पे कोल्ड्रिन जुड़ा हुआ है। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, और यहां पे ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ता है तो यहां पे OH माइनस जो है, हमने क्या लिया था, हमने लिया था NaOH। तो NaOH पहले टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस बनाता है। तो यहां पे OH माइनस डायरेक्ट अटैक करता है, यहां पे लिया गया OH माइनस जो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक कर लिया। अटैक करने के बाद ये चला जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, CH। यहां पे क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, यानी कि Br माइनस यहां से Cl माइनस यहां से निकलेगा, ठीक है, निकल रहा। और यहां पे OH माइनस ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो दोनों ही क्रिया एक साथ होती है, इसको हम लोग लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्रिया जो हो रही है 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻10 सेकेंड में ये प्रक्रिया होती है। इतना कम समय में ये प्रक्रिया होती है जो आप देख नहीं सकते हो अपने आंखों से। तो ये दोनों क्रिया, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, साइमल्टेनियसली इन दिस रिएक्शन। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ इस रिएक्शन में होती है। और रिएक्शन होने के बाद तुरंत ये बनाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है, CH और फिर यहां पे OH आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल उल्टा बन रहा है, मतलब क्लोरीन यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे OH जुड़ना चाहिए, लेकिन OH जस्ट इस क्लोरीन के ऑपोजिट साइड अटैक किया है। H इधर था तो ये इधर चला गया, यानी आपको लग रहा है कि इसको मिरर लगाकर इसको उल्टा रखा गया है, एकदम उल्टा बना है। इस प्रक्रिया में आप लोगों को लेसन 1 में पढ़ाया गया था कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस तरह का अगर अटैकिंग होती है किसी रिएक्शन में, तो इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। वहां पे दो पार्ट था, एक था आपका इन्वर्जन था, दूसरा आपको बताया गया था रिटेशन। तो रिटेशन में और इन्वर्जन में अंतर है कि रिटेशन जब होगा तो वो क्या होगा, सेम साइड में जुड़ेगा, लेकिन इन्वर्जन जब होगा तो वो आपके विपरीत साइड में जुड़ता है। तो यहां था आपका मिथाइल क्लोराइड और ये आ गया आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया और ये आपका मिथाइल क्लोराइड था। तो ये कंप्लीट एक SN2 रिएक्शन यहां पे कंप्लीट होता है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब इसमें कई बातें हैं जो हम लोगों को समझना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे, उसमें सारी बातें हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, ले लेंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज में इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर में ये कहता है, फर्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे कि इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल हैलाइड एंड NaOH, that is they are bimolecular reaction, they are bimolecular reaction, यानी कि इसका रेट जो है ये कहता है कि दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि हम यहाँ R बॉन्ड X और NaOH दोनों लेंगे। तो जब दोनों लेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा 2 हो जाएगा 1+1, यानी कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, साथ में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी है। सेकंड नंबर में हम लोग ये जानेंगे कि इसका रेट डिपेंड करता है, यानी कि SN2 रिएक्शन, मैं ये लिखूं SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका कहता है कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल तब होगा जब इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा उतना ही इसकी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है किस पे, ट्रांजिशन ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि यहाँ पे अगर CH3 आ गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका कहता है कि इसको चाहिए स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, तभी होगा जब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वीक होगा, तभी ये होगा, है ना। यानी कि इस बात को पूरा समझ लीजिएगा, ये SN2 रिएक्शन टोटल डिपेंड करता है इसके ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है, ये शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये सॉल्वेंट क्या रखता है, क्योंकि SN1 में तो सॉल्वेंट का जबरदस्त चर्चा हुआ था, वहां पे सॉल्वेंट बताया गया था कि ये जो सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक एसिड लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया भी था, मतलब कि वाटर को लिया गया था, वहां पे आपको बताया गया था अल्कोहल के बारे में भी, वीक डाइलेक्ट्रिक उसका कांस्टेंट होता है। तो वहां पे जो एसिड, वहां पे सॉल्वेंट हम ले रहे थे वो क्या था, पोलर प्रोटिक एसिड। यहां पे जो सॉल्वेंट लेंगे, ये सॉल्वेंट कैसा होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो यानी कि किस प्रकार का सॉल्वेंट फेवर करता है, यानी कि लिख सकता हूं मैं यहां पे
कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन। तो क्या कहता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन, मतलब ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें प्रोटिक यानी प्रोटॉन हो ही नहीं, एप्रोटिक हो यानी कि H+ आयन नहीं हो। तो इसमें इस तरह के लेना होगा पोलर में, जिसे मैं बता रहा हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, यहां पे थोड़ा हम देखते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसको हम यहां बता रहे हैं। ये है, जैसे मान लो कि इसमें तुम ले सकते हैं सॉल्वेंट में, वो एसीटोन ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं ये सल्फर, इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन, और इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो ये दो प्रकार के जो हम लोग हैं ले सकते हैं सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है, और भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन ये आपको मैंने बताया कि दो ऐसे सॉल्वेंट है जिसका उपयोग हम लोग SN2 में करते हैं, और इसी प्रकार के हम लोग सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो डाई इलेक्ट्रिक तो हो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो इसमें टूटता है, प्लस माइनस में टूटता है, पोलर तो हो, ये बात कहना, पोलर तो हो लेकिन एप्रोटिक हो, दैट मीन्स कि कोई प्रोटॉन नहीं, OH तो नहीं है ना, अगर OH रहता तो H+ को निकालता। इस पर ध्यान देना है, किस प्रकार के सॉल्वेंट लेना है। तो ये सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 रिएक्शन को कि ये फास्ट रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर में बात करते हैं, चौथा नंबर में, क्या ये SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाता है। चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले हम लोग थोड़ा सा इसके टेम्परेचर के बारे में करते हैं। क्या SN2 एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। SN1 तो हमारा एक्सोथर्मिक था। अच्छा, एक्सोथर्मिक होने के लिए बताया गया था ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग चाहिए, यहां भी तो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो SN2 भी एक्सोथर्मिक होगा, ये बात क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी मैं लिख सकता हूं कि SN2 रिएक्शन also be exothermic reaction, या SN2 reaction also is exothermic reaction। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि यहां भी ये बॉन्ड टूटते हैं, जब बॉन्ड टूटता है तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये निश्चित तौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यानी कि तय हो गया कि SN1 भी एक्सोथर्मिक है और SN2 भी एक्सोथर्मिक है, बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आइए स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या ये स्टीरियो केमिस्ट्री शो करता है। NCERT में ये लिखा है उसमें कि SN2 भी स्टीरियो केमिस्ट्री शो करता है, ठीक है। यहां मैंने बताया कि SN2 जो है, यहां पे मैंने बताया कि SN2 है, ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन को देता है, तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन भी तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। कोई जरूर नहीं है कि ये रिटेंशन ही दे, ये सिर्फ इन्वर्जन देता है, जबकि SN1 हमारा रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देता है। तो ये शो करता है स्टीरियो केमिस्ट्री। यहां हम लोग लिख सकते हैं कि SN2 reaction is only inversion, ऐसे में only SN2 reaction only give inversion
कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन जो है ये सिर्फ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देता है, क्योंकि इसमें जो OH माइनस है वो अटैक करता है कहां पे, उसके ऑपोजिट साइड में। इस बात को लिखते हैं बिकॉज द OH माइनस अटैक only by rear side, रेयर साइड मतलब कि बैक साइड से अटैक करता है, only by rear side only by rear side in anti bonding of कार्बन एटम। एक बात और यहां पे जान लीजिएगा कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा है, कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, दिख रहा है आपको, 4 बॉन्ड पूरा है ना, तो कार्बन के 4 ही वैलेंसी होते हैं, तो फिर ये OH माइनस कहां अटैक कर रहा है? तो ये सीधी सी बात हम लोग समझते हैं कि ये निकल रहा है तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है, ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक चीज ना समझ लीजिए कि इसको अटैक करने के लिए कोई ना कोई तो स्पेस चाहिए ना जी, तो वो है कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग प्लेस है, उसी एंटी बॉन्डिंग प्लेस में ये जाकर अटैक करता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेयर साइड यानी कि बैक साइड से, हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, तो सो दिस इज कॉल्ड, ये जो बनता है प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। ये हमेशा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ही देता है, इसलिए मैं यहां लिखा हूं कि SN2 रिएक्शन ओनली गिव इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन सिर्फ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन को देता है। इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल जानते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से हम, और एक बात इसमें हम लोग और जानते हैं डिटेल इसमें कि ये कैसे इन्वर्जन देता है, ठीक है, और क्या इसमें और हम लोग बना सकते हैं, अगर 3 हाइड्रोजन को डिफरेंट करें, क्या R और S सिस्टम यहां पे आ सकता है? चलिए देखते हैं। यहां पे अगर मान लो कि हम यहां पे हाइड्रोजन की जगह पर यहां पे ले लिए हम एक हाइड्रोजन लेते हैं, और एक यहां पे हम ले लिए ड्यूटेरियम, और एक ले लिए हम ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, चूंकि हाइड्रोजन को छोड़कर और कुछ तो लेना नहीं है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ले लिए, 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, उसके बाद से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम लिए, यहां जोड़ देते हैं क्लोरीन और रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो ये प्रोडक्ट तो देगा निश्चित तौर पे आप लोगों को इन्वर्जन देगा, इन्वर्जन इनकी उल्टा देगा, तो H और T की पोजीशन तो बदलने वाली नहीं है, यहां बदलेगी इसका, तो क्लोरीन हटकर यहां OH जुड़ रहा है, लेकिन ये OH इसका उल्टा जुड़ेगा और D चला जाएगा यहां पे। हुआ? तो क्या हो रहा है पहले देखिएगा, यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रायोरिटी इसका चेक कीजिए, R है कि S है, तो इसकी प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो ये प्रायोरिटी 1 हो गया। अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों की एटॉमिक नंबर सेम होती है, अब यहां प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे, तो जब आइसोटॉप्स आ जाते हैं तो उसकी प्रायोरिटी में एक बात ध्यान देना होता है, मॉलिक्यूलर मास चेक करना होता है, यानी कि 2A आएगा, 3A आएगा, 4A आएगा, इसका ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दिस इज R, है ना, ये R हो गया, R कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा। यहां पे ऑक्सीजन को लेंगे, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तब आएगा ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, यानी इस बार कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चल रहा है, तो दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, तो यहाँ पे S हो गया, यानी कि ये भी R और S सिस्टम को दिखाता है, ये R और S कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है SN2। क्लियर हो गई बात है? अब हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये तो हम लोग पढ़ लिए, क्या इसके रेट को भी SN2 रेट को भी कोई फैक्टर से जो प्रभावित करते हैं? बिल्कुल है, इसमें कई फैक्टर्स तो हम लोग देखबे किए हैं, आइए जानते हैं इनके फैक्टर्स के बारे में। यानी अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का रेट को कौन सा फैक्टर जो प्रभावित करता है?
फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। वहां भी पढ़े थे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहां भी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, दोनों को अलग अलग भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसा, यहाँ पे सीधे SN1 का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन देता है, सीधे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 3 डिग्री जो हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड का बहुत कम होगा, इससे ज्यादा कौन होता है 2 डिग्री हैलाइड का, और इससे ज्यादा कौन होता है 1 डिग्री हैलाइड का, और सबसे ज्यादा होता है मिथाइल हैलाइड का। SN2 में ये हम लेके चलते हैं, SN2 रेट, ठीक है, इंक्रीजेज। तो SN2 जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज। यहां पे क्या कारण है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस घट रहा है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि मैं ये कहूं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा इसका स्टेरिक हिंड्रेंस घटेगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप कम होंगे, उतना ज्यादा इसकी SN2 का रेट ऊपर बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है, इसलिए इस बात को लिया गया था यहां पे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर जानते हैं इसका कि सेकंड नंबर में क्या होता है। सेकंड नंबर हम लोग ऑलवेज बात करेंगे इसके स्टेबिलिटी पर। तो जाहिर सी बात है कि इसका रेट इसके स्टेबिलिटी यानी कि ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये भी एक फैक्टर है जो SN2 के रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका रेट बढ़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ SN2 increases the stability, यहां पे लिख देते हैं, रेट ऑफ SN2 increases the stability of transition state। जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा SN2 रिएक्शन जो है उसका रेट बढ़ेगा। ये बात भी यहां पे क्लियर है। थर्ड में सॉल्वेंट भी आते हैं, सॉल्वेंट भी तो इसके रेट को प्रभावित करता है। अभी मैंने समझाया था कि सॉल्वेंट क्या प्रभावित करता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट must be affected on rate of SN2 रिएक्शन। तो कैसा नेचर होना चाहिए सॉल्वेंट का, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए पोलर, और ये होना चाहिए आपका एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक बात हम लोग और जानेंगे कि ये तो आपका फैक्टर्स से समाप्त हुआ। यहां पे एक चीज हम लोग यहां पे और जानेंगे कि क्या, अच्छा फैक्टर्स में एक चीज मैं और आप लोग बता दूं, ये फर्स्ट नंबर में ही, क्या अल्काइल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन का अगर बढ़ता है SN2 के लिए, उसको इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। ये फर्स्ट वाले में मैंने बताया था वहीं पे ऐड करना है,
नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में। तो यहां पे मैं बता दूं कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप लें, ठीक है, तो हैलोजन का भी यहां पे इफेक्ट पड़ता है। लगेगा कि SN1 ही बता रहे हैं सर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या, इसको तीसरा नंबर बना ही देते हैं, ये फोर्थ नंबर में हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ हैलोजन, हैलाइड आयन लिखते हैं, साइज ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन के साइज भी इसके SN2 के रेट को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो R बॉन्ड I ज्यादा होगा, R बॉन्ड Br उससे कम होगा, R बॉन्ड Cl उससे कम होगा, और R बॉन्ड F सबसे कम होगा। यहां भी हमने SN1 में पढ़ाया था, सेम टू एकदम सेम H, सेम टू सेम यही था। क्योंकि आयोडीन की साइज बढ़ रही है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो फास्ट रिएक्शन होने के लिए निश्चित तौर पर हम लोग ये चलना होगा, यानी कि SN2 रिएक्शन रेट इंक्रीजेज। SN2 का रिएक्शन रेट यहां पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा हाइलाइट की साइज बढ़ने से SN2 का रेट इंक्रीज करेगा। एक बात ये भी, और ये भी आप लोग फैक्टर्स में डाल दीजिएगा। मैं यहां पे एक बात बता रहा था कि अगर हमारा अल्काइल ग्रुप यहां पे लेते हैं CH3 CCH3, ये कुछ मतलब अलग टॉपिक बता रहा है, नोट में इसको डाल लेना है। CH3 और यहां पे ब्रोमीन है, NaOH के अटैक करने से क्यों नहीं ये SN1 रिएक्शन होता है, क्यों ये SN2 होगा, और SN2 होगा कि नहीं होगा ये भी जानेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या कारण होता है कि ऐसा इफेक्ट करता है। क्योंकि SN2 तो बताया गया था कि इसमें बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा। 3 डिग्री में ज्यादा जाती है SN2 का रेट बिल्कुल कम हो जाता है, स्लो रिएक्शन हो जाती है, नहीं होगी। तो क्यों, क्या कारण है ऐसा? तो सबसे सिंपल कारण मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे ये Na+OH- है, यहां Br- है, और कार्बन यहां प्लस में। हम लोग तोड़ते हैं जब SN1 में जाते हैं तो पहले क्या होता है, SN1 के रिएक्शन में पहले ये टूटता है, और SN2 रिएक्शन में डायरेक्ट होता है। दोनों क्रियाएं समझेंगे। SN1 में क्या होता है, ये SN1 में 2 स्टेप में जाएगा, तो मैं दोनों स्टेप को लेकर चलता हूं। मान लो कि ये मैं SN2 ले रहा हूं यहां पे, तो SN2 में क्या होगा, ये डायरेक्ट यहां पे ऐड करने की कोशिश करेगा, यानी कि SN2 में ये कोशिश करेगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये होता ही है, और मैं बता रहा हूं कि ये कोशिश करेगा, कैसा ही होगा, होने की कोशिश करेगा। और SN1 में जाएगा तो क्या होगा, पहले ये टूटेगा और पहले ये कार्बोनियम आयन देगा, इस बात को समझिए, और देन ये अटैक करेगा OH-, तब ये बनाएगा ये प्रोडक्ट। ये बहुत ही अलग विडंबना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है यहां पे। तो ये SN1 प्रक्रिया मैंने बताया, और ये मैंने बताया SN2 प्रक्रिया। दोनों को मैंने 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ही लिया है। क्या होता है इसको जानना है, ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा, SN2 में अगर जाते हैं तो जैसे ही ये मतलब ब्रोमीन आयन यहां पे टूटने की कोशिश करेगा तो OH- जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके पास इलेक्ट्रिक ये स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये अल्काइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो द पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव डेंसिटी डिक्रीजेस एंड नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज ऑन कार्बन एटम। यहां पे नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज करेगा। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, यहां पे नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीजेज, नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीजेज। इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम लोग यहां पे ले लेते हैं CH3 CCH3 CH3
और यहां पे हमने लिया ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जानना है कि SN1 में CH3 CCH3 CCH3 प्लस, तो ये SN1 प्रक्रिया हो रही है और ये SN2। चूंकि हम यहां पे बात लिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि SN1 में ये क्रिया हो रही, नहीं, मैं SN2 का अलग कर दिया, अब SN1 का मैंने अलग कर दिया। तो SN2 में जैसे ही ये आपका मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि निगेटिव डेंसिटी इंक्रीजेस, निगेटिव डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करेगा तो चूंकि ये वन स्टेप रिएक्शन है तो OH माइनस यहाँ पे उसी स्टेप में कैसे अटैक कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, चूंकि OH माइनस निगेटिव है, निगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा और ये स्लो रिएक्शन है, ये इसकी बनने की क्षमता बहुत ही लोअर होगी, बहुत ही कम, है ना। ये हो सकता है कि नहीं भी बने, इसकी बनने की जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही रेयर केस में बनेगा और बहुत ही लो, यहां का है लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी लेस, बहुत लेस होगा और बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। एक और बात जान लीजिए, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा, मैं यहां पे नहीं काटूं तब भी चलेगा, मतलब बनेगा लेकिन बहुत ही स्लो बनेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं अगर कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्चुअली ये होता है कि ये जब टूटता है, पहले देखिए ये ब्रोमीन पहले यहां से निकला, यहां से पहले Br माइनस बाहर निकलते हैं, ये Br माइनस बाहर निकल गया, जैसे Br माइनस यहां से बाहर निकला तो कार्बन जो है ना प्लस बन गया। ठीक है कि यहां भी ये इलेक्ट्रिक हिंड्रेंस बढ़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, क्योंकि ये कार्बोनियम आयन, यहां कार्बोनियम आयन नहीं था, यहां पे इसी समय जब ये पूरे कंपाउंड में ही ये अटैक कर रहा था, यहां पे इसकी कार्बोनियम आयन है तो इसकी स्टेबिलिटी को बनाया गया, यानी कि ये मोर स्टेबल कार्बन प्लस आयन है। यहां एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि SN2 में कभी भी कार्बोनियम आयन का कोई प्रभाव नहीं होता है, यहां कार्बोनियम आयन की कोई चर्चा ही नहीं करना है SN2 में। SN2 में चूंकि कार्बोनियम आयन बनता ही नहीं है, इसलिए ये क्रिया मैं बता रहा था, ये दोनों अलग अलग है, यहां कार्बोनियम आयन है, यानी SN2, यहां मैं एक बात लिख देता हूं कि SN2 रिएक्शन में आपको कार्बोनियम आयन को लेना ही नहीं है। SN2 रिएक्शन, ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस कार्बोनियम आयन C प्लस आयन, ये कार्बोनियम आयन को रखता ही नहीं है, हटा देता है, कार्बोनियम आयन इसमें आता ही नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये SN2 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन आते हैं, आता ही नहीं है कार्बोनियम आयन, लेकिन SN1 में कार्बोनियम आयन आता है तो इसकी स्टेबिलिटी पे जाता है, इसका रेट, SN1 का रेट अब इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, तब ये अटैक करेगा तो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आया। तो ये जाकर यहाँ पे ये OH माइनस अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों क्रियाएं बात समझ में आ गई कि जब ये हम लोग यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम OH माइनस न लेकर अब यहाँ पे वाटर लेते हैं, वाटर को ही अटैक कराएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चूंकि एक बात और समझ लीजिए आप लोग, ये जो है हमको अभी बताएं कि SN1 में हमें चाहिए पोलर एप्रोटिक नहीं चाहिए, यहाँ पे पोलर प्रोटिक एसिड चाहिए जो सॉल्वेंट है, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो भी जाकर Br माइनस आयन को चारों तरफ से H प्लस जो है वो घेर लेगा। क्योंकि NaOH में तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, होगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, यानी कि अगर हम NaOH लेते यहां पे तो यहां बनने की प्रोबेबिलिटी फिर से कम हो जाती। SN1 में किसी प्रकार, दोनों ही केसेस में तो वही क्रिया हो रही है और हम थोड़े करा रहे हैं, खुद से होता है, तो खुद से होगा तो यही रिएक्शन होगा और नहीं होगा।
लेकिन हमें अगर वाटर लेते हैं तो ये बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि NaOH के साथ इसको बता रहा है, चूंकि SN2 में NaOH लेते हैं, SN1 में वाटर लेते हैं, तो दोनों में फर्क ज्यादा दिखेगा आपको। तो ये वाटर लेते हैं तो H प्लस क्या करता है, इस ब्रोमीन माइनस को चारों तरफ से रोक लेता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, तो आसानी से टूट जाते हैं और ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, रिएक्शन हो जाती है। यही कारण है कि कभी भी SN2 3 डिग्री में नहीं होता है, ड्यू टू इंक्रीजेस द स्टेरिक हिंड्रेंस। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, SN2 भी खत्म हो गया आप लोगों को। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन दिया गया, आयोडीन जोड़ते हैं, ब्रोमीन जोड़ते हैं, है ना, 2 डिग्री पर आयोडीन रखते हैं, 3 डिग्री पर आयोडीन रखते हैं, 1 डिग्री पर रखते हैं, तो किसमें SN2 फास्ट होगा, तो 1 डिग्री में फास्ट होगा, जाहिर सी बात है। जहां 1 डिग्री रहेगा वहां SN2 हमारा ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, इसलिए आपको 1 डिग्री को लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।